सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो दिस इज़ द सिक्स्थ लेक्चर जो एनवायरनमेंट का हम लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ लेक्चर। ये लेक्चर अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द सेंस बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट के जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करना जरूरी है। तो मेरी क्लास हुई थी काफ़ी समय पहले, उसी की क्लास नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले जो आपके लेक्चर्स हैं आप मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे तो यू विल गेट द प्लेलिस्ट और उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। नोट्स बनाते जाएं, यहाँ पे पूरा का पूरे जो सेशन है इसके नोट्स आप लोग बनाते जाएं। सो लेट्स सी, जो कंटिन्यूटी है तो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था इट वाज रिलेटेड विद द स्मॉग पार्ट। वो मैंने आपको डिस्कस किया था, केमिकल स्मॉग क्या है और फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है। ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन जो है वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल अबाउट इट। अब हम लोग मूव करते हैं। कई बार स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ द गैस पॉल्यूटेंट्स। क्या क्या सोर्सेस हैं गैस पॉल्यूटेंट्स के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या सोर्सेस हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। तो होम अप्लाइंसेस एक बड़ा सोर्स आपका बनता है, वी कॉल इट एज होम अप्लाइंसेस। वो एक बड़े सोर्स आपके बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ओजोन की बात करें, जो ओजोन का फॉर्मेशन है, अब देखो ओजोन बेसिकली क्या है, O3 होता है और इसका फॉर्मेशन भी पहले हमने देखा है। तो एक तो देखो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट हो तो नेचुरली फॉर्म होता है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। तो वो जो ओजोन है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। मतलब कई सारी चीज़ें मिल के उसको बनाती, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, सल्फर ऑक्साइड्स भी हैं, और ये सब मिल के और डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स मिल के फिर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इवन जब फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ओजोन भी आपका बनता है। और तो ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट है, फैक्ट्री से जो एग्जॉस्ट है, पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, वो एक बड़ा सोर्स ओजोन का बन जाते हैं। फिर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड्स, ये भी होम अप्लायंसेस और इन सब में पाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड्स भी, फिर अमोनिया तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र बनाने में, ये सब में भी, डाई मेकिंग में, है ना। तो यहाँ पे भी यू फाइंड दीज पॉल्यूटेंट्स, दैट इज अमोनिया आपकी पाई जाती है रिलेटेड विद दीज थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और कैसे ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़ हाउ दीज टेक्नोलॉजीज़ विल हेल्प और फैसिलिटेट, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है दिस टेक्नोलॉजी विल फर्दर, और वी कैन से कि एयर पॉल्यूशन को खास तौर से कंट्रोल करने में दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो एक है वेट स्क्रबिंग इक्विपमेंट। वेट स्क्रबिंग इक्विपमेंट्स की बात करें, सो ये क्या है, गैस का जो गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं फ्रॉम एग्जॉस्टिव बाय डिजॉल्विंग गैसेस जो भी इन द लिक्विड स्ट्रीम एंड बाय ट्रैपिंग द सॉलिड इन द लिक्विड। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे जनरली जैसे वेट स्क्रबिंग की भी हम बात करते हैं, मैंने टॉक अबाउट द वेट स्क्रबिंग। तो इसमें जनरली जैसे अगर इफ़ यू फाइंड इट, जैसे वी हैव एयर पॉल्यूटेंट। अब कोई भी सोर्स हो सकता है एयर पॉल्यूटेंट्स की जब बात करें, तो वी हैव एयर पॉल्यूटेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये क्या है कि इसमें काफ़ी सारे जो एयर पॉल्यूशन है, इसमें कई सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके प्रेजेंट हैं। तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, दीज एयर पॉल्यूटेंट्स आर बेसिकली कई सारे जो हैं दैट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग दिस इक्विपमेंट कॉल्ड एज वेट स्क्रबर्स। वेट स्क्रबर्स का इस्तेमाल, तो इसमें जितने भी कई प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पूरे तरीके से दे विल बी रिमूव्ड, ये पूरे तरीके से क्या होंगे, दे विल बी रिमूव्ड। इसी तरीके से यू हैव अनदर इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक और होता है जिसे वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो इसमें जैसे खास तौर से ये चार्ज्ड होता है, कई चार्ज पार्टिकल्स इसमें चार्ज उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो पॉल्यूटेंट्स जो भी पास आउट इससे होते हैं तो वो बेसिकली इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज्ड हैं। जैसे मान लो कोई पॉल्यूटेंट्स मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से मूव कर रहे हैं, तो ये चार्ज्ड होते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस दे आर ट्रैप्ड। तो ये भी एक इक्विपमेंट यूज़ होता है, है ना। जैसे मान लो कई बार आप कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखोगे, तो उन फैक्ट्रीज में क्या होता है कि है ना, कई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज, इफ़ यू फाइंड दीज फैक्ट्रीज, तो कई बार यू मस्ट हैव नोटिस कि कई ऐसी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें काफ़ी अधिक पोल्यूशन आपका होता है।
तो उस पोल्यूशन को किस तरीके से दूर किया जाए, तो कई प्रकार के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। उसमें से एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी है और कई प्रकार के जो वेट स्क्रबर है उसका भी इस्तेमाल होता है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। एक टर्म है वो है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो ऐसे फिनोमेना, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। हाइबरनेशन है और एस्टिवेशन। देखो जनरली कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रैट है, या आप मानो यू हैव एग्जांपल्स लाइक पोलर बियर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ठंड के टाइम पे, खास तौर से जो विंटर के टाइम पे, वो पूरी अपनी शरीर के पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कार्य है उसको रोक देते हैं, तो उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन सेम चीज़ जब बहुत ज़्यादा गर्मी के समय होता है, तो एस्टिवेशन इज़ जस्ट अपोजिट टू, आप कह सकते हैं नॉट अपोजिट, मतलब सिमिलर टू हाइबरनेशन, बट हाइबरनेशन विंटर्स के टाइम पे देखने को मिलता है एंड एस्टिवेशन जो है वो समर के टाइम पे देखने को मिलता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में ये बेसिक डिफरेंस है। एनिमल दैट पास द विंटर्स इन लेथार्जिक स्टेट्स, मतलब एकदम से, स्नेक्स हैं दे ऑल्सो शो हाइबरनेशन। तो उसमें क्या है कि वो एक ही उसमें पड़े रहते हैं, एक ही पोजीशन पे, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की। कई सारे जीव हैं, बियर हैं, और ये सब जीव भी हाइबरनेशन शो करते हैं। सो ये क्या है, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज हाइबरनेशन। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हाइबरनेशन के समय उनका बॉडी टेम्परेचर या मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ये पूरा तरीके से बहुत ही कम आपका हो जाता है। जो उनके शरीर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं या बहुत ही कम होती हैं, तो एनर्जी का कंजम्पशन भी नहीं होता है। तो एनर्जी कंजम्पशन जनरली जब भी हाइबरनेट होना होता है इन जीव को, तो उससे पहले काफ़ी खाना कंज्यूम कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती इनके शरीर के अंदर, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल इनके शरीर के अंदर नहीं होता है। अब इसमें कई प्रकार के, जैसे इंसेक्टिवोरस है जो इंसेक्ट्स खाते हैं, बैट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये है बैजर है, बियर है, रैकून है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा है ना। तो ये कई ऐसे जीव हैं, they are not true hibernator because their body temperature does not decrease as also their metabolic activity। अब देखो यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे मैमल्स हाइबरनेट करते हैं, है ना, विथ अमंग, जैसे इंसेक्टिवोरस, बैट, रोडेंट्स। हाइबरनेशन ऑफ बैजर, बियर, रैकून इज रिफर टू एज कार्निवोरस लेथार्जी। अब देखो थोड़ा ये टेक्निकल टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्निवोरस लेथार्जी। अब देखो एक बेसिक डिफरेंस है, ऑल्दो बोला जाए तो ये जीव भी हाइबरनेट करते हैं, बट टेक्निकल जब हम देखते हैं तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ हाइबरनेशन एंड अ कार्निवोरियन लेथार्जी। बहुत ही बेसिक सा अंतर इनमें होता है। अब उसमें वो जो अंतर होता है उसके पीछे क्या है, दैट इज़ द लाइक, जैसे मान लो हाइबरनेशन के अंदर जो भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे तरीके से रुक सी जाती हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप देखोगे वो शरीर के अंदर पूरी तरीके से रुक जाती हैं। लेकिन जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट इन जनरल, व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन, लाइक जो अभी हमने एग्जांपल देखे, इनमें क्या है कि उतने लेवल में कमी देखने को नहीं मिलती, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, इतना अधिक रिडक्शन देखने को आपको नहीं मिलता है। तो इसे एक टेक्निकल टर्म जो इनके लिए यूज़ कर दिया जाता है, दैट इज़ कार्निवोरियन लेथार्जी। लेथार्जी शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो आपका हाइबरनेशन है उसमें जो बॉडी टेम्परेचर है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलता है। और अगर हम कार्निवोरियन लेथार्जी से कंपेयर करें तो उसमें उतना रिडक्शन नहीं होता है। फिर देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की स्पेलिंग सही कर लो, ए है आगे लगाओ, एस्टिवेशन बोलते हैं। सो ये सेम चीज़ आपकी जब एक्टिविटी सस्पेंड होती है या जो जीव हाइबरनेट करते हैं उसी तरीके की एक्टिविटी जब समर के टाइम पे होती है, ड्यूरिंग समर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि आज के समय में देखोगे तो बहुत सारे जीव हैं वो इतनी गर्मी को सहन नहीं करते हैं, तो दे जनरली ऑप्ट फॉर एस्टिवेशन ऑल्सो। सो ये जैसे स्नेल में, लेडी बर्ड बीटल में, लंग फिशेस में, इन सारे कई सारे जो ऐसे जीव होते हैं, इन जीव में एस्टिवेशन देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द थर्मल माइग्रेशन। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मान लो आप सेशन देख रहे हैं और आपको कोई टॉपिक जो है मान लो थोड़ा सा आपको फास्ट लगे, कुछ भी है, तो आपके पास मौका होता है कि आप कर्सर से दोबारा से सुन सकते हैं। मान लो सेम कंटेंट मैं बार बार रिपीट करूँ तो वो चलो ऑफलाइन क्लासेस में ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कर्सर को पीछे लग के दोबारा से उस बात को सुन सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर आप इन चीज़ों को कर लें फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें एडवांस के जो टॉपिक्स हैं 2 साल के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो है वो मैं एडवांस पार्ट आपके लिए निकाल दूंगा कोर्स
तो फिर आपके लिए बस ये स्टैटिक कर लिया, और एक अभी एक कोर्स, और कोर्स क्या मैं यूट्यूब के अंदर ही करा दूंगा, आपकी क्लास 12th की बायो की किताब का जो कंटेंट है वो मैं आपको करवा दूंगा। हाँ, वो भी अगर एक बार आपका हो गया तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक आपको बस अपना जो रिवीजन है उसी पे फोकस करते रहना है, प्लस एडवांस टॉपिक्स है वो भी मैं आपको वो कोर्स के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो थर्मल माइग्रेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल माइग्रेशन? थर्मल माइग्रेशन बेसिकली क्या है? थर्मल माइग्रेशन का मतलब होता है, देखो माइग्रेशन शब्द क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जीव है, जैसे एक जगह से कोई भी जगह है, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जैसे यहाँ से आप कह सकते हैं इस तरीके से मूव करना, ये माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। बट उसके कई फैक्टर्स होते हैं। मान लो टेम्परेचर चेंज जो है वो फैक्टर है, मान लो हाई टेम्परेचर हो गया उस जगह का, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे हम थर्मल माइग्रेशन बोलते हैं। सो कई भी, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर हो गया, जो सर्टेन एनिमल्स है दे माइग्रेट टू प्लेसेस, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक हो वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो माइग्रेशन है उसी को हम थर्मल माइग्रेशन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है वो वेरी कर सकती है, फ्यू सेंटीमीटर से 100 माइल्स तक का जो एरिया है, कुछ सेंटीमीटर से कंपेयर करें तो 100 माइल्स तक, मतलब काफ़ी लंबा एरिया तक, मतलब कुछ समय, कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 माइल्स, तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो इसमें आप कह सकते हैं माइग्रेशन के माध्यम से कवर किया जाता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, दैट इज बर्जमैन रूल। तो यहाँ पे आपने देखा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द थर्मल माइग्रेशन। अगेन आई एम स्टेटिंग कि आप क्या क्या करना है, पॉज कर लेना है, पॉज करने के बाद नोट्स जो है आपने ब्रीफ में बना लेना है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद बस आपको व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब साइनॉप्सिस टाइप आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं बर्जमैन रूल, ये भी एक है। अब इसमें कई बार ऐसे प्रश्न, क्योंकि एनवायरनमेंट के फेमस ये चीज़ टर्म्स होते हैं और कंसेप्ट होते हैं, तो जैसे मैंने लिबिग लॉ पढ़ाया और शेफर्ड लॉ पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे लॉज हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से बर्जमैन रूल पे भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो जीव ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, एनिमल्स इनहेबिटिंग कोल्ड रीजन्स आर मच लार्जर, ज़्यादा बड़े होते हैं इन कंपैरिजन जो वार्मर रीजन में होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो पोलर बियर है या कोई भी जीव अगर आप देखोगे तो ठंडे इलाके में उनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि मेनली फैट स्टोर होना, फैट स्टोर करना, है ना। तो बर्ड्स और मैमल्स जो सेम स्पीसीज़ है वो ज़्यादा बॉडी की जो साइज़ है उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, अगर वो वी कैन से कि अगर कोल्डर रीजन है इन कंपैरिजन टू द वार्मर रीजन। तो ये जो कंसेप्ट है, जहाँ पे सपोज इफ़ यू हैव अ वार्मर रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सपोज इफ़ यू हैव अ वार्मर रीजन, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है। अब इस अर्थ में ये जो आपका रीजन है ये बहुत ठंडा इलाका है, ये बहुत ठंडा इलाका है, और ये जो रीजन अगर आप देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन, तो ये क्या है, ये कंपैरेटिवली इस रीजन के अंदर आपका क्या होगा, यू विल फाइंड इस पूरे रीजन में, जो कि ट्रॉपिकल रीजन भी हम कह सकते हैं, वी कैन यूज़ द टर्म कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे क्या है, दैट जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर विल बी हायर। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका हाई होगा। और ये जो है ट्रॉपिकल रीजन जिसमें टेम्परेचर आपका कंपैरेटिवली इट विल बी हायर, या यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर विल बी लोअर और प्लस ये रीजन क्या है, इसे हम कोल्ड बोलेंगे कि रीजन क्या है, इट इज़ कंपैरेटिवली कोल्डर। और ये रीजन क्या है, यहाँ पे वार्मर है। तो कहा बर्जमैन रूल कहता है कि इस जगह जो जीव होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो साइज़ होगी, क्योंकि कोल्डर इलाके हैं, वो आपकी बड़ी होगी, साइज़ बड़ी होगी। इवन जैसे मान लो हमारे देश के अंदर ही पहाड़ी इलाकों में आप जाओ जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो एनिमल्स की जो साइज़ होती है दैट इज़ कंपैरेटिवली हायर। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं बर्जमैन रूल। इट इज़ कंसीडर्ड, ये जो कंसेप्ट है एनवायरनमेंट में, इसको हम टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बर्जमैन रूल। ये याद रखना है, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज बर्जमैन रूल। ये टर्म जो है वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज बर्जमैन रूल। दूसरा देखते हैं एलन रूल। यहाँ देखते हैं दैट इज़ एलन रूल्स। एलन की रूल की बात करें, एलन्स रूल एक शब्द यूज़ होता है। सो अकॉर्डिंग टू द एनल, द लेंथ ऑफ ईयर, नेक, टेल, लेग्स ऑफ मैमल्स आर सेट टू बी वेरी शॉर्ट इन कोल्डर रीजन। अब देखो जनरली क्या होता है, साइज़ तो बड़ी होगी, जनरली देखो बर्जमैन रूल कहता है कि जो शरीर की साइज़ है ना वो बड़ी होती है, लेकिन उनकी टेल, लेग्स ऑफ द मैमल, ईयर की लेंथ, नेक की लेंथ, वो कंपैरेटिवली आपका शॉर्ट होता है।
इन जनरल अगर देखा जाए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एज एलन रूल। इसको क्या बोलते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एलन रूल। इसके लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज एलन रूल। तो एलन रूल के लिए आप याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ ईयर है, लेंथ ऑफ नेक है, उसके बाद टेल है, उसके बाद लेग्स हैं, लेग्स ऑफ मैमल्स की बात करें तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज़ की होती हैं, दे आर ऑफ स्मॉलर साइज़। तो ये है मतलब पूरी जो बॉडी साइज़ है वो तो बड़ी होगी, बट स्पेसिफिकली अगर देखें जैसे मान लो ईयर ऑफ आर्टिक हेयर वो छोटे हैं अफ्रीकन रैबिट से अगर कंपेयर। तो अफ्रीका में तो बहुत गर्मी पड़ती है, आर्टिक रीजन में बहुत ठंड पड़ती है, तो इनमें जो कान की साइज़ है, जो ईयर्स हैं, वो आर्टिक रीजन में आपका छोटे हैं। अब क्यों है, बिकॉज अगर छोटे होंगे तो जो लॉस ऑफ हीट है इट कैन बी प्रिवेंटेड। जो लॉस ऑफ हीट है, लॉस ऑफ हीट कैन बी प्रिवेंटेड। तो मेन एम क्या है, इसका एम क्या होगा, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द बेसिक मेन एम बिहाइंड इट इज़ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करना ये एक बड़ा फैक्टर आपको बनता है। तो ईयर्स ऑफ आर्टिक हेयर्स आर शॉर्टर देन द अफ्रीकन रैबिट्स। तो इसके पीछे जो शॉर्टर साइज़ है इसके लिए जो एक बड़ा फैक्टर बनता है दैट इज़ द लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट एक बड़ा फैक्टर बनता है, इसी वजह से इन जीवों की जो कान और ये सब आपके छोटे होते हैं। तो एलन और बर्जमैन रूल में ये बेसिक अंतर ध्यान में रखना। अब देखते हैं एक टर्म आता है, एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सॉइल वाटर। ठीक है, वी कॉल इट एज सॉइल वाटर। इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि कोई बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। सपोज़ करो कि ये एक रीजन है, सपोज़ दिस इज़ द रीजन। अब ये मान लो एक सॉइल प्रोफाइल है, तो इस तरीके से सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ से लेके सॉइल इस टाइप से सॉइल प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो सॉइल है, अब सॉइल में जैसे इसके अलग अलग ये होगा, जैसे डेप्थ में जाओगे, ऊपरी हिस्सा अगर आप देखोगे, जैसे मान लो सॉइल का अगर आप ऊपरी हिस्सा इफ विल सी, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे जाओगे कई मिनरल्स जो हैं वो आपके मिलेंगे। फिर और नीचे जाओगे तो पेरेंट मटेरियल मिलेगा, रॉक्स और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पेरेंट मटेरियल हैं, दैट विल बी देयर। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक मिनरल्स और पेरेंट मटेरियल और ये सब जो है आपके प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐसे जो जीव हैं, ऐसी जो सॉइल्स होती हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक है, मिनरल्स हैं, पेरेंट मटेरियल है, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो प्रेजेंट हैं पूरे का पूरा ये सॉइल प्रोफाइल के अंदर आपकी प्रेजेंट। अब इसमें क्या वाटर है। अब वाटर की अगर बात करोगे ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटर इन जनरल, तो वाटर क्या है, जैसे मान लो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये कई प्रकार के ऐसे सॉइल पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। अब इस बीच में जो भी पानी है वो पानी इन पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो सकता है, पानी नीचे जा सकता है, पानी एकदम से वेपर फॉर्म में इन पार्टिकल्स में एकदम चिपका हुआ है। तो ये क्या है, ऐसे जो पानी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं उसी को हम सॉइल वाटर बोलते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सॉइल वाटर। इसी के लिए जो टर्म यूज़ होता है वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सॉइल वाटर। तो ये आप क्या ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म कॉल्ड एज सॉइल वाटर में जैसे मान लो अलग अलग ये पार्टिकल्स हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में पानी जो अलग अलग पोजीशन इनकी है, तो उसे हम सॉइल वाटर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके के जो है सॉइल वाटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सॉइल वाटर है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये क्या है, ये फ्री वाटर है जो कि नीचे की तरफ मूव करेगा इनटू द सॉइल ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस फॉर्म ऑफ वाटर हैज़ अ लिटिल वैल्यू टू द प्लांट। अब देखो एक वाटर क्या बोला गया, एक वाटर जो इसको बोला गया इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सपोज करो ये आपकी सॉइल है, दिस इज़ द सॉइल, ये एक प्रकार की दिस इज़ द सॉइल। ठीक है, सो ये क्या है, ये आपकी सॉइल प्रेजेंट है। तो ये सॉइल बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉइल आपकी, जैसे मान लो ये सॉइल है और इसके ऊपर ये कई पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं इस तरीके से, है ना। अब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है कि जो पानी है वो पानी ऐसे तेज़ी से बह के जाता है, ऐसे ये पानी क्या होल्ड नहीं करेगा और बह के नीचे चला जाएगा। तो ये जो सॉइल वाटर है जो बह के एकदम से नीचे चला जाएगा, तो ये प्लांट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होगा। देखो कोई भी प्लांट होगा ना, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट, जैसे मान लो ये आपका कोई प्लांट है, इसके रूट्स प्रेजेंट हैं, अब इसकी रूट यहीं तक है, अब पानी एकदम नीचे बह के बहुत नीचे जा रहा है, तो वो पानी आपके लिए अवेलेबल आपका नहीं रहेगा। तो जनरली व्हाट हैपेंस कि क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है, ये ग्रेविटेशनल वाटर विल बी ऑफ नो यूज़। जो ग्रेविटेशनल वाटर विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है, किसी भी यूज़ का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी एक जगह होल्ड नहीं करता है,
वाटर विल नॉट होल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, क्योंकि ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाटर आपका क्या है, मूव करता रहता है और नीचे सॉइल के नीचे चला जाता है। अब दूसरा देखो पानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, ये टर्म याद रखना, दैट इज द कैपिलरी वाटर। तो ये क्या है, ये सॉइल के बीच में जो स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उसको फिल करता है। और ये फॉर्म ऑफ वाटर बेसिकली इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, बिकॉज ऑफ कि वो कैपिलरी एक्शन के तहत पानी ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सपोज करो कि आपका कोई भी अगर आप जैसे मान लो सपोज जस्ट कंसिडर दिस थिंग कि फॉर एग्जांपल जैसे कई सारे जैसे पार्टिकल्स हैं, सपोज करो दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग तरीके के सॉइल पार्टिकल्स हैं, दीज आर डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे करके सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। दीज सॉइल पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो पानी क्या है, इनके बीच में ट्रैप्ड है, वाटर इज ट्रैप्ड इन दिस सॉइल पार्टिकल। तो क्या है, जो वाटर है, वाटर बेसिकली क्या है, वाटर इज ट्रैप्ड, वाटर क्या है, वाटर ट्रैप्ड होता है कहाँ पे, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो रूट्स भी यहीं पे होती हैं, तो पानी अवेलेबल होता है, तो पानी इन पार्टिकल्स के बीच से प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पानी होता है इसको हम बोलते हैं, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, यूज़ द टर्म कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर इज अ वाटर दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। ये क्या है, अवेलेबल है टू द प्लांट्स। ये क्या है, इट्स अवेलेबल टू द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए क्या है, इजीली अवेलेबल है। दूसरा देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, यू हैव दिस टर्म कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म ऑन द सॉइल पार्टिकल्स एंड इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो ये हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो ये आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल है, सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और इसमें क्या है कि इन पार्टिकल्स के अराउंड ये एकदम थिन फिल्म की तरह एकदम चिपका हुआ है, इस तरीके से थिन फिल्म की तरह चिपका होता है। तो ये पानी को यूज़ नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि बीच में अगर प्रेजेंट है तो रूट्स उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन ये पानी क्या है कि बेसिकली थिन फिल्म की तरह प्रेजेंट है एंड इट कांट बी यूज। तो ऐसे पार्टिकल्स के अराउंड मान लो जो वाटर ऐसे थिन फिल्म के रूप में होता है, तो इनके लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं दैट वी कॉल इट एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंबाइन वाटर है, तो ये स्मॉल पोर्शन, ठीक है, स्मॉल, इट इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉइल वाटर विच इज़ केमिकली बाउंड विद द सॉइल पार्टिकल्स। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिलरी हाइग्रोस्कोपी एंड कंबाइंड वाटर प्लस वाटर वेपर इस फील्ड कैपेसिटी। अब देखो कंबाइंड वाटर पहले तो समझ लो, कंबाइंड वाटर क्या है कि सॉइल मतलब ये एक प्रकार का सॉइल वाटर है जो केमिकली सॉइल पार्टिकल से जुड़ा, मान लो ये सॉइल पार्टिकल्स है, सपोज दिस इज अ सॉइल पार्टिकल इस तरीके से, और ये फिल्म के रूप में नहीं, ये केमिकली जो है रिएक्ट होके, है ना, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज किस तरीके से है, इस टाइप से। तो इस केमिकली जो है पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, केमिकली जो केमिकली है, केमिकली इट इज़ बाउंड टू द पार्टिकल। ये आप याद रखना, इट इज़ केमिकली बाउंड टू द पार्टिकल, केमिकली बाउंड टू द पार्टिकल। तो इसे ऐसे पार्टिकल्स को हम कंबाइंड वाटर भी कहते हैं, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। तो ये केमिकली शब्द आपको याद रखना है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर, ये बेसिक ये आपका बेसिक डिफरेंस है। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिलरी हाइग्रोस्कोपी और कंबाइंड वाटर है प्लस वाटर वेपर, इसे हम फील्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दैट इज़ द फील्ड कैपेसिटी शब्द भी इसके लिए यूज़ करते हैं। और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि सॉइल होल्ड कर सकता है ना, आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर इज ड्रेन्ड अवे, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरा नीचे बह गया, तो फील्ड कैपेसिटी जो है, फील्ड यहाँ पे FIELD आइसिंग होना चाहिए, फील्ड कैपेसिटी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जो फील्ड कैपेसिटी उसमें वो कैपिलरी हाइग्रोस्कोपी और कंबाइंड वाटर और वाटर वेपर होता है, इट डज नॉट इंक्लूड द ग्रेविटेशनल वाटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरा नीचे बह के चला जाता है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जनरली कई बार ये UPSC के प्रीलिम्स में भी काफ़ी अधिक आपसे कई बार प्रश्न भी आपके लिए पूछा गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो मैक्रो मतलब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात अगर देखी जाए, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स
प्लांट्स को ज़रूरत है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके शरीर में भी आपको फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए तभी हमारी बॉडी काम करेगी। इसी तरीके से कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, जो ज़्यादा चाहिए मैक्रो और जो थोड़े कम चाहिए वो माइक्रो होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर देखो, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं। तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये सब क्या है, दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की काफ़ी ज़रूरत भी होती है अच्छी खासी क्वालिटी में। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का हिस्सा है, ये भी कई बार पूछा है। जो क्लोरोफिल बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है उसका उसके स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम बेसिकली, जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है, मतलब क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे तो उसमें मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनिमल के अंदर बात करें तो कैल्शियम बेसिकली नेसेसरी है फॉर प्रॉपर एसिड बेस रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैल्शियम बेसिकली क्या है, कैल्शियम की ज़रूरत भी है किस पर्पज़ के लिए, फॉर प्रॉपर एसिड और बेस रिलेशनशिप, ठीक है। एसिड बेस रिलेशनशिप के लिए भी ये आपका ज़रूरी है। फिर जैसे मान लो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन और जैसे मसल्स हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स हैं उस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है ऑफ हार्ट मसल्स, मान लो हार्ट मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी बहुत आपका ज़रूरी है, और प्रॉपर एसिड बेस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, सोडियम है, क्लोरीन है, आयरन है। ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब ये थोड़ी कम क्वालिटी में क्वांटिटी में चाहिए होता है। कोबाल्ट एक इम्पॉर्टेंट बनता है बिकॉज जैसे मान लो कि कोबाल्ट के बिना एनिमल एनीमिक बन सकता है, इट कैन डाई ऑल्सो। आयरन की कमी से भी एनीमिक बन सकता है। और कोबाल्ट इस जैसे खास तौर से डियर, कैटल्स, इनमें कमी काफ़ी देखने को मिलती है। डियर है, कैटल्स हैं, तो इनमें काफ़ी कमी देखने को मिलता है। एंड ये कोबाल्ट उनको चाहिए। कोबाल्ट किस लिए चाहिए, विटामिन बी की सिंथेसिस के लिए भी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा तो वो बहुत, जैसे कई बार कहा जाता है ना कि बाहर से, जैसे हम ये स्टडी करते हैं कि कई बार बाहर से हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई कर सकते हैं जानवरों को, या इवन वी कैन टेक सप्लीमेंट्स एंड ऑल। तो एक लेवल तक तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने उसको कंज्यूम किया तो वो जहर का काम भी कर सकता है। मतलब जैसे अगर एक लेवल तक चाहिए तो वो तो शरीर को ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया तो इट कैन प्रूव टू बी अ टॉक्सिक, ये भी ध्यान में रखें। जैसे मान लो अगर हाई कंसंट्रेशन मोलिब्डेनम का होगा तो ये आपका कई प्रकार की, जैसे हार्ट डिजीज़ भी देखने को मिलता है, जैसे कैटल में है, डियर में, एक्सेट्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। टार्ट डिजीज़ करके एक बीमारी है, वो आपको देखने को मिलता है। मोलिब्डेनम अगर हाई कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। आप सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी आपकी चल रही है एडवांस करंट अफेयर्स पे। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और मैंने 50 टेस्ट जो है इसके लिए आप लोगों के लिए किए हैं, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आप बाद में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट काउंट होगा। और कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे इन टेस्ट को दें, सीरियसली दें। फिर मैं और भी चीज़ें आप लोगों के लिए कोर्सेस एंड ऑल लेकर आऊँगा। मेंस की आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके आप बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग करें। और आप इवेल्युएशन अगर कराना चाहते हैं तो उस इवेल्युएशन को भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन आपका जब आप आकलन सीरीज़ होगी तो आप अपना इवेल्युएशन भी आंसर का करवा सकते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक टर्म है दैट वी कॉल इट कुज़नेट्स कर्व या एनवायरनमेंट हम्प शब्द यूज़ होता है, या आप इसको नोट कर लो, दैट इज़ कुज़नेट्स कर्व शब्द यूज़ होता है, या एनवायरमेंटल हम्प शब्द यूज़ होता है, दैट इज़ द कुज़नेट कर्व। और एक शब्द जो यूज़ होता है दैट वी कॉल इट एज एनवायरमेंटल हम्प शब्द भी यूज़ होता है, ठीक है। कुज़नेट कर्व भी यूज़ होता है दैट, एंड द एनवायरमेंटल हम्प शब्द भी यूज़ होता है। अब इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दैट अ कंट्री पर कैपिटा इनकम राइजेज। जैसे इसमें देखो सिंपल सी बात की जा रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक टाइम तक जब कंट्री की
कमाई हो रही है, मतलब कंट्री आगे बढ़ रही है, तो उसकी जो पॉल्यूशन है वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर एक लेवल आने के बाद वो रिड्यूस होगा। मतलब जैसे मान लो, तो ये इसे हम एक शब्द यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल हम्प, एनवायरमेंटल हम्प शब्द यूज़ करते हैं। और ये एनवायरमेंटल हम्प हम शब्द यूज़ करते हैं, और इस और या फिर ये जो कर्व है इसे हम कुजनेट कर्व भी शब्द यूज़ करते हैं। अब इसमें आप समझो कि जैसे जैसे आपके देश के अंदर इनकम बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बट एक लेवल के बाद वो फिर रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। तो इसे हम जो द टर्म दैट वी यूज़ और वी इंक्लूड इज एनवायरमेंटल हम्प और कुजनेट कर्व भी हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर फर्दर जो है डिस्कशन वी विल कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका 7th लेक्चर होगा, और इस वीक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसका मैं मैराथन सेशन भी आपका होगा, तो वो भी थोड़ा सा करेंगे। तो ये पॉइंट्स नोट करना, अपने पुराने लेक्चर्स भी आप लोग कंप्लीट करें, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए सीरीज़ है। और ये कंटेंट कोई अगर पढ़ाएगा भी तो बहुत हाई चार्ज करता है। मैं आपके लिए फ्रीली यूट्यूब के अंदर डाल रहा हूँ। सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सौरभ पांडे CSE ऐप को, CSE ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जाके आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें। एंड्रॉयड ऐप में क्लासेस करें रेगुलर बेसिस में, उसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल, उसके बाद आप अपने आंसर को रिव्यू करा सकते हैं, तो आकलन सीरीज़, उसके बाद आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।